नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अपने चैनल पीसीएस अड्डा 24 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक्स लेके आने वाला हूं, जो आने वाली परीक्षाओं में आपको काफी मदद करेगा। तो आज से जो है हम अपना जो आधुनिक भारत का इतिहास के जो टॉपिक्स हैं उसको हम शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो आज से मेरी प्रॉपर क्लासेस, ये पहली क्लास है मेरी, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। देखिए, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपको बातें समझ में आनी चाहिए। पहली चीज यही कि बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको एक स्टोरी के रूप में मैं बताऊंगा, फैक्ट लिखाऊंगा और जो फैक्ट्स होंगे वो आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए किसी भी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक्स या किसी भी प्रकार का छोटा रास्ता अपनाने के प्रयास मत करिएगा शुरू में, ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को मेमोराइज कर सके और समझ सके। शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल आप बाद में करेंगे जब आपको पूरी तरीके से चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, पूरी तरीके से चीजों को आप लोग याद कर लोगे। तो देखिए, आज ये पहली जीएस की जो आधुनिक भारत का इतिहास, ये पहला चैप्टर है जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इसके अंतर्गत यानी आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग किन किन चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या विशेषता है और आने वाले समय में उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो पहला हम देखते हैं। पहला जो इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा मुगलों का पतन। मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। स्वायत्त राज्यों का उदय। अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। देखिए, क्या हुआ कि मुगल धीरे धीरे मुगलों की शक्तियां कमजोर होने लगी। उनके जो उत्तराधिकारी आए वो उतने सक्षम नहीं थे कि पूरे देश में पूरी सत्ता को संभाल सके, क्योंकि अब अंग्रेजों का व्यापारियों के रूप में आना शुरू हो गया था और उन्होंने यहाँ की स्थिति को भी देखना शुरू कर दिया था। तो जैसे जैसे मुगलों की शक्तियां कमजोर होने लगी, वैसे वैसे छोटे छोटे राज्य अपनी शक्तियों का विस्तार करने लगे। तो इसमें आप लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और कैसे कैसे नए शक्तियों का उदय हुआ, मतलब छोटे छोटे राज्यों की नई शक्तियों का उदय हुआ। और दूसरे टॉपिक की ओर हम लोग चलेंगे। तो दूसरे टॉपिक की ओर हम लोग देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप लोग देखोगे कि पहले मुगल काल का पतन होता है, छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है और जो यूरोपीय कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां थी, वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आना प्रारंभ करती हैं। उनका मेन उद्देश्य होता था कि भारत में चल के व्यापार करेंगे और धन लाभ कमाएंगे। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक हम इसी में पढ़ने वाले हैं। तीसरा है बंगाल के नवाब एवं अंग्रेज, जिसके बाद में आप कह सकते हो कि बंगाल के नवाबों के साथ अंग्रेजों की प्रतिस्पर्धा हो रही है, वहां पे भिड़ंत हो रही है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे बंगाल के नवाब को किस प्रकार से अंग्रेजी सत्ता ने प्रभावित किया। ठीक, ये तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे, मैं सिनेरियो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि एक मोटा मोटा आप देख लीजिए कि पाठ्यक्रम, मोटा मोटा पाठ्यक्रम जो मेन स्ट्रीम में शुरू होता है, जो मुख्य जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें आप देखोगे 1757 जो प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद सन 1858 पहला चरण यहां तक चलता है। 1757 से लेकर 1858 तक यहाँ पे जब प्लासी का युद्ध होता है तो अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों को ये पूरी तरीके से अनुभव हो जाता है
भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं है, छोटे छोटे राज्य बने हुए हैं और ये छोटे छोटे राज्य आपसी लाभ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनको आपस में कोई लगाव नहीं है, कोई राष्ट्र की भावना नहीं है इनमें, तो आपस में ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसी फूट का वो लाभ उठाते हुए ये प्लासी का युद्ध लड़ते हैं। फिर बक्सर का युद्ध होता है, उसमें अंग्रेज पूरी तरीके से कह सकते हैं अपने शक्ति को स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद उनकी शुरू होती हैं नीतियां। जैसे वो यहाँ पे बंगाल में शासन करना प्रारंभ करते हैं तो वो धीरे धीरे पूरे देश के माहौल को समझना शुरू करते हैं, यहाँ की संस्कृति को जानते हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को समझते हैं, यहाँ के सामाजिक और धार्मिक जो विवाद है उसको समझते हैं। जैसे जैसे उनको ये समझ में आने लगता है वैसे वैसे वो विभिन्न प्रकार की नीतियां लाते हैं। जैसे अगर नीतियों की बात करें तो उनकी आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियों का क्या है, आर्थिक नीतियों का मतलब क्या है, वह ऐसी आर्थिक नीतियों को लेके आते हैं जो ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों का शोषण कर सके, ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को लूट सके। ठीक ऐसी आर्थिक नीतियों का वो विकास करते हैं। भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर देना, यहाँ के जो सूती उद्योग था, जो घरेलू उद्योग था, उसको नष्ट कर देना। जैसे चरखे में जो व्यक्ति जो चरखे से कपड़ा बनाते थे और मशीनों से बनी हुई जो वस्तुएं लाई यहाँ पे उन्होंने, वो अपने यहाँ से इंग्लैंड में, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई तो वो औद्योगिक क्रांति के माध्यम से वो बने मशीनों से कपड़े बने हुए थे, वो सस्ते थे, भारत में लेके आए, जिससे क्या हुआ कि यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। उसके बाद इनकी सामाजिक नीतियां, वैसी ही इनकी थी। सामाजिक नीतियां वैसे ही इनकी थी। धार्मिक नीतियां, ये जो नीतियां थी इनकी आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, धार्मिक नीतियां, ये भारत को सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा तोड़ने और ज्यादा से ज्यादा अपनी सत्ता को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा अपने लाभ को प्राप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो इसके आगे जब ये 1757 से 1858 तक हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उस समय क्या क्या समस्याएं हुई, कैसी कैसी नीतियों का निर्माण हुआ, कैसे अंग्रेजों ने आपस में फूट डाला, कैसे कैसे नई नई नीतियों का आगमन लेके आए, नई नई सामाजिक व्यवस्था को लागू किया, धार्मिक व्यवस्था को लागू किया, उसके भारतीय दृष्टिकोण से समाज में क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीजों का अध्ययन हम इसमें विस्तार से करेंगे। ये पहला फेज था। दूसरे फेज में हम लोग जब जाएंगे तो दूसरे फेज में आप देखोगे दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो जो दूसरा चरण होगा वो दूसरा चरण होगा सन 1858 से लेकर के देश की आजादी सन 1947 तक का समय। 1858 से लेकर के जब 1858 का विद्रोह हुआ, उसके बाद भारतीय देश में क्या परिवर्तन आया, क्या सामाजिक परिवर्तन आया, क्या आर्थिक परिवर्तन आया, क्या राजनीतिक परिवर्तन आया, ये हम इसमें चल के पूरी अच्छी तरीके से इस स्टोरी को समझेंगे, क्योंकि मेन स्टोरी यहीं पे होती है, जो मुख्य कहानी यही की है और यहां से बहुत से प्रश्न रेस कर दिए जाते हैं। जैसे जैसे इसकी ओर हम आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि जन आंदोलन भी बढ़ रहा है। जन आंदोलन ये भी काफी बढ़ रहा है, लोगों में जन जागरूकता आ रही है। जन जागरूकता, कैसी जागरूकता? लोगों की जन जागरूकता में वृद्धि हो रही है। कैसी जागरूकता? जागरूकता का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे धार्मिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, अपने कुरीतियां जो हमारे देश को कमजोर कर रही थी, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, इन सब का समझ लीजिए कि कुछ लोगों ने समाज को जगाने का प्रयास किया कि ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो हम संगठित नहीं हो
हो पाएंगे और संगठित नहीं हो पाएंगे तो देश को आजादी कैसे मिलेगी और हमारा शासन कैसे आएगा, क्योंकि विदेशी ताकत तो चाह ही रही थी कि ये अच्छी तरीके से टूटे रहें और हम उसका लाभ कमाते रहें। तो लोगों का योगदान हुआ कि लोगों में जन जागरूकता, इस सन में जन जागरूकता आई। जन आंदोलन का तात्पर्य क्या है? जन आंदोलन का मतलब आप देखोगे 1857 के पहले छोटे छोटे विद्रोह हो रहे हैं। उन विद्रोहों का एक उनका स्वरूप बहुत निम्न स्तर पे था, एक क्षेत्रीय स्थान कह सकते हैं कि क्षेत्रीय स्थान पे छोटे छोटे विद्रोहों के रूप में था। उनका एक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति होती है उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे राजनेताओं के द्वारा, हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। पूरे देश में यह संदेश भेजा जाता है कि नहीं, हमें एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। तो उसकी रणनीति बनाई जाती है इसके आगे चल के। तो आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत प्रकार की संस्थाओं का निर्माण हो रहा है। तो इन संस्थाओं का निर्माण का क्या उद्देश्य था? राजा राम मोहन राय जो सामाजिक जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों में अपने लोगों के प्रति जो भावना है, जो दुर्भावना है वो समाप्त हो सके, सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सके, धार्मिक जो कह सकते हैं कर्मकांड उनको दूर किया जा सके, जिससे कि समाज में फूट का विकास हो रहा है, जिससे समाज में एकता की चुनौती उत्पन्न हो रही है, उसको दूर करके समाज को एक किया जा सके और भारत को एक सबल राष्ट्र के रूप में निर्माण किया जा सके। 1858 की बात की सारी कहानी है। तो उसके बाद आप देखोगे कि 1919 का अधिनियम आता है, 1909 का अधिनियम आता है, 1935 का अधिनियम आता है। ये सब भारतीय संविधान, यानी भारत अपने संविधान की ओर आगे बढ़ रहा है। ये सारी कहानी है सन 1858 के बाद। इसी के बीच में अगर आप देखोगे तो इसी में आप देखोगे कि शिक्षा संस्थानों का विकास हो रहा है, शिक्षण संस्थानों का विकास। शिक्षण संस्थानों का विकास हो रहा है, नए नए शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं, नई नई व्यवस्थाएं आ रही हैं, लोगों को जागरूक व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, समाज के स्तर पर लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। उसके पश्चात शिक्षा के माध्यम से भारतीय विरासतों के मूल्य को बताया जा रहा है, भारतीय संस्कृति की महानता को बताया जा रहा है लोगों को, क्योंकि उस समय शिक्षा का अभाव था। उसके बाद आप देखोगे यहीं पर समाचार पत्रों का विकास हो रहा है। समाचार पत्रों का विकास हो रहा है, देख रहे हैं, शिक्षा संस्थाओं का विकास हो रहा है, समाचार पत्रों का विकास हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये सब यातायात सुविधाएं आ रही हैं। यहां पे देखिए यातायात सुविधाएं, यातायात का विकास हो रहा है, जैसे ट्रेन की पटरियों का बिछाया जाना, पहली बार ट्रेन चलाया जाना, किस उद्देश्य से? ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन आसान हो सके, वस्तुओं को ढोने का काम आसान हो सके। इसलिए नहीं कि लोगों को सुविधा मिल सके, भारतीय लोगों को, उनका उद्देश्य यह था ज्यादा से ज्यादा एयर, जैसे कि जलपोत जो चलते थे तो बंदरगाहों की तरफ ज्यादा से ज्यादा माल ढोया जा सके, उसका विदेश में व्यापार किया जा सके। तो ये 1858 से लेकर के 1947 तक बहुत से क्रांतिकारियों का जन्म होता है, बहुत सी संस्थाओं का जन्म होता है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मेरे साथ जुड़ने का एक ही मकसद है। मैं ये चाहता हूं कि जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़े उसको पूरी इतना अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाए कि उसको कहीं और परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। ये केवल एक डेट नहीं है, इसके पूरे विकास क्रम को समझना ही पड़ेगा। ये कोई डेट क्रम याद करने बैठे तो याद नहीं हो पाएगा, आप कितने डेटों को याद कर लेंगे, लेकिन विकास क्रम को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको डेट क्रम में कोई भी याद करने में आसानी हो जाएगी। कौन कब क्या कैसे हुआ, कौन सी घटना कब हुई, किस सन में हुई, किस कारण से हुई, उसके पीछे उद्देश्य क्या था,
क्यों लाई गई, उसका प्रभाव क्यों पड़ा, ये सब आप इसके अंतर्गत 1858 की स्टोरी के बाद, जब आप 1858 की स्टोरी 1857 की क्रांति को जब पढ़ेंगे, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे 1947 की ओर, तब ये आपको स्टोरी पूरी समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये प्रयास करेंगे कि जितनी भी बातें मैंने बताई आप लोगों को, इन सब बातों का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हर एक पहलू को समझते हुए आगे चलेंगे और नोट्स बनवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और याद करने में आसानी हो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे है तो चीजों को समझना। आप इतिहास को समझते जाओगे, एक घटना का लिंक दूसरे घटना के साथ करते जाओगे, तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब इन सारी घटनाओं का विश्लेषण हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और टॉपिक को एक के बाद एक पढ़ना प्रारंभ कर देंगे।